हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हम विराम चिन्ह का प्रैक्टिस सेट दूसरा करेंगे। पहला प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया है हिंदी में, हिंदी वर्णमाला का भी हमने प्रैक्टिस सेट कर लिया है। तो आज हम विराम चिन्ह का दूसरा प्रैक्टिस सेट करेंगे। इसमें मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके आया हूँ। जिस भी एग्जाम में हिंदी अगर जो पूछी जाती है तो उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको विराम चिन्ह से मिल जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। बाकी मैंने जो वीडियो डाले हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। जो हमारे पुराने प्रैक्टिस सेट के वीडियो हैं हिंदी के, उनको आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए विराम चिन्ह के प्रैक्टिस सेट दूसरे का आज का पहला क्वेश्चन, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका योजक चिन्ह, अर्धविराम, उपविराम या कोष्ठक। तो इसका जो आपका सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्धविराम। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध के भाव को प्रकट करने के लिए अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्णवाचक क्रिया विशेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके उपविराम, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह या अर्धविराम। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्धविराम। चलिए अगला क्वेश्चन, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। ऑप्शन है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उपविराम या पूर्ण विराम। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादिबोधक चिन्ह। आहा, आह के बाद कैसे लगेगा आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह? ऐसे लगता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह किसके बाद लगेगा? आहा के बाद लगेगा। आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। जहाँ हर्ष, उल्लास, शोक आदि का भाव उत्पन्न किया जाता है वहाँ पे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है आपका उद्धरण चिन्ह, पुनरुक्त सूचक चिन्ह, अवतरण चिन्ह या टीका सूचक चिन्ह। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह को आप अवतरण चिन्ह भी कह सकते हैं, उद्धरण या अवतरण चिन्ह, इसको अवतरण चिन्ह भी आप कह सकते हैं। अवतरण चिन्ह से लिखते हैं, अवतरण चिन्ह इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये कबीर के पहले आपका ये चिन्ह लगा हुआ है और डिक्टेटर थे के बाद ये चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन ये आपका कौन सा चिन्ह है? ये एकल अवतरण या उद्धरण चिन्ह है। ये एकल है क्योंकि ऐसे लगा हुआ है। ये एकल उद्धरण या अवतरण चिन्ह है, लेकिन आपने देखा होगा कहीं कहीं डबल उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो एकल उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है और डबल उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, इसके बहुत सारे नियम हैं। मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता दे रहा हूँ। इसमें आप जान लीजिए कि एकल उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग वहाँ होता है जैसे किसी का उपनाम है, जैसे आपने किसी का नाम लिखा, जैसे किसी कवि का नाम हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, त्रिपाठी आगे रहेगा फिर निराला। तो निराला क्या है इनका? निराला इनका उपनाम है। तो उपनाम के पहले इनके क्या लगाएंगे? एकल उद्धरण या अवतरण चिन्ह लगाएंगे, एकल उद्धरण या अवतरण चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको द्वि उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग करना हो तो द्वि उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग वहां पे होता है जहां पे हम किसी शब्द को यानी किसी वाक्य को ज्यों का त्यों उतार देते हैं। ज्यों का त्यों उतार देते हैं मतलब किसी के द्वारा कहा गया और उस वाक्य को हमने ज्यों का त्यों उतार दिया। मतलब जैसे कोई परिभाषा हुई, आपको विज्ञान की परिभाषा देनी हुई, आपने विज्ञान की परिभाषा को ज्यों का त्यों उतार दिया। किसी कवि के या लेखक की कही गई बात हुई, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसी बात को कहा, उसको ज्यों का त्यों आपने उतार दिया, जैसा उन्होंने बोला तैसा आपने उतार दिया। किसी लेखक, किसी कवि या कोई भी व्यक्ति, कोई भी महान व्यक्ति किसी वाक्य को कहा, उस वाक्य को आपने ज्यों का त्यों उतार दिया, तो वहाँ पे आपका द्वि उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं? सामासिक चिन्ह, कोष्ठक, अवतरण चिन्ह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए है, सामासिक चिन्ह। संयोजक चिन्ह को
आप सामासिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं और इसको आप निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं, निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं, निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं। और आप लोग एक ध्यान और दे दीजिए यहाँ पे, यही जो आपका निर्देशक या सामासिक चिन्ह या संयोजक चिन्ह है, इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप डैश बोलते हैं, डैश, इसी को आप डैश बोलते हैं। बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज कहाँ होते हैं, बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं डैश और योजक चिन्ह। एक होता है योजक चिन्ह और एक होता है निर्देशक चिन्ह। तो योजक चिन्ह का यूज कहाँ होता है और निर्देशक चिन्ह का यूज कहाँ होता है, दोनों चिन्ह एक ही समान दिखने में रहते हैं, लेकिन इन दोनों का यूज कहाँ होता है आप जान लीजिए। जो आपका निर्देशक चिन्ह होता है, इसका प्रयोग, जो आपका निर्देशक चिन्ह होता है, इसका प्रयोग जो होता है वह, मान लीजिए आपने लिखा नाम, फिर नाम के आगे आप क्या लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं कि आपका नाम क्या है, तो आप बताते हैं मेरा नाम यह है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का यूज हुआ है। आप किसी का नंबर लिखते हैं, मान लीजिए कि आपने लिखा मोबाइल, उसके बाद आपने लिखा नंबर, इसके बाद आप डालते हैं जो भी 99 84 आगे आगे जो भी करके आपको डालना रहता है। अच्छा, योजक चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है, योजक चिन्ह का यूज वहाँ करते हैं जहाँ जब हम शब्दों को जोड़ते हैं, दो शब्दों को जब हम आपस में जोड़ते हैं, जैसे आपने जोड़ा, जैसे आपने लिखा राम लक्ष्मण, तो राम के बाद आप क्या लिखते हैं, लक्ष्मण लिखते हैं, मतलब राम के साथ आप लक्ष्मण को जोड़ते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, राम और लक्ष्मण। दिन रात, दिन और रात, ठीक है, दिन रात, दिन रात, दिन या रात को जब तोड़ेंगे तो दिन और रात में नहीं तोड़ेंगे, दिन या रात में तोड़ते हैं, ठीक है। उसका भी नियम होता है, आगे आपको बताऊंगा जब समास पढ़ाऊंगा मैं कि दिन या रात में क्यों तोड़ते हैं, दिन और रात क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विवरण चिन्ह को पहचानिए। ऑप्शन ए देख लीजिए, विवरण चिन्ह है आपका, ऑप्शन बी भी दिया हुआ है, ऑप्शन सी भी दिया हुआ है और ऑप्शन डी भी दिया हुआ है। इसमें आपको विवरण चिन्ह को बताना है, तो जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका सही है, यही आपका विवरण चिन्ह है, यह आपका विवरण चिन्ह है। अच्छा, इस चिन्ह को क्या कहते हैं, आपने बचपन से ही सुना होगा, इसको कहते हैं विसर्ग। विसर्ग क्यों कहते हैं, इस विसर्ग चिन्ह को आप उपविराम भी कह सकते हैं, उपविराम, उपविराम और अपूर्ण विराम, उपविराम और अपूर्ण विराम भी इसको कहा जाता है। इस चिन्ह को उपविराम और अपूर्ण विराम भी कहा जाता है। इसको श्री गुरु विसर्ग के समकक्ष बताकर मान्यता प्रदान करने की बात हिंदी में कही जाती है, इस वजह से इसको हम विसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। आपने सुना भी होगा कि आप जब संस्कृत वगैरह ज़्यादा पढ़ते हैं जब, तो उसमें इस विसर्ग चिन्ह का यूज अक्सर देखने को मिलता है। तो इसकी मान्यता जो मिली थी वो श्री गुरु विसर्ग के अनुसार मिली थी, श्री गुरु विसर्ग के नाते ही इस चिन्ह का नाम विसर्ग चिन्ह रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचानिए। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, आप देखिए चिन्ह को देखिए, मैं जूम कर दे रहा हूँ, ए बी सी और आपका नीचे दिया हुआ है डी। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुनरुक्ति या लाघव चिन्ह को पहचानिए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। पुनरुक्ति का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप, मान लीजिए आपने लिखा राज, राज के पिता का नाम आपने लिखा श्याम, ठीक है। अब राज का कोई भाई है, राज का कोई भाई है, मान लीजिए सोनू, राज का कोई भाई है सोनू, उसके पिता का भी नाम श्याम है, ठीक है। तो उसके पिता का भी नाम श्याम है, तो आप ऐसे पुनरुक्त सूचक वाक्य लगा देते हैं। मतलब यह चिन्ह यह दर्शाता है कि राज के पिता का नाम श्याम है, तो इस चिन्ह को जब आप पुनरुक्त सूचक चिन्ह को लगा देंगे तो इससे अगले बंदे को ये पता चल जाएगा कि सोनू के पिता का भी नाम श्याम है। बात करें लाघव चिन्ह की, तो लाघव चिन्ह जो होता है वो क्या करता है, इसको आप संक्षिप्त चिन्ह भी बोलते हैं लाघव चिन्ह को। मतलब ये क्या करता है, शब्दों को संक्षिप्त कर देता है। जैसे किसी चीज़ का फुल फॉर्म आप जैसे लिखते हैं, डा बनाते हैं आप, डा ऐसे जीरो बना देते हैं, मतलब इसका मतलब होता है डॉक्टर। आप लिखते हैं पा बनाते हैं, जीरो बनाते हैं, फिर आप लिखते हैं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब पा बनाया आपने, मतलब यह हुआ पंडित, ठीक है। आप ना बनाया, फिर आपने ना बनाया, मतलब नगर निगम। तो मतलब शब्दों को जब हम संक्षिप्त कर देते हैं, संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं, और उस बीच में जो ये जीरो जैसा जो चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को आप लाघव चिन्ह कहते हैं। लाघव चिन्ह को आप संक्षिप्त चिन्ह भी कह सकते हैं, या शब्दों को संक्षिप्त रूप में कर देता है। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हैं फुल फॉर्म, जैसे आप बोलते हैं फुल फॉर्म,
फुल फॉर्म जो होता है वो अगर जो आपको हिंदी में उसी चीज़ की बात करें तो उसी को आप लाघव चिन्ह में उस फुल फॉर्म को आप लाघव चिन्ह के रूप में बनाते हैं, फिर उस शब्द का आप फुल फॉर्म तैयार करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पा बनाया, फिर आपने बनाया जा, फिर आपने बना दिया नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब किसी के नाम को संक्षिप्त रूप में लिख दिया, कोई भी नाम आपने संक्षिप्त रूप में लिख दिया, चाहे वे किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे किसी इंडस्ट्री का नाम हो, किसी भी नाम को आप संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं, तो उसमें आप लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हंस पद किस विराम का एक और नाम है? लोप विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम या त्रुटि विराम? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, त्रुटि विराम। त्रुटि विराम जो होता है यह आपके हंस पद में यूज किया जाता है। यह हंस पद का अन्य नाम है त्रुटि विराम। जैसे मैंने लिखा सोहन, सोहन घर, सोहन घर, उसके बाद हमने लिखा है, ठीक है ना, सोहन घर है। अब हमने भूल गया, हम भूल गए, हम किसी शब्द को भूल गए। किस शब्द को भूल गए? कि सोहन घर जाता है। अब हमको लिखना है सोहन घर जाता है, सोहन घर जाता है। तो जाता हम कैसे लिखेंगे? पहले यहाँ एक हम चिन्ह लगाते हैं नीचे। बचपन से ही आप चिन्ह लगाना सीख गए होंगे, बचपन से आप चिन्ह लगाते हैं, लेकिन इस चिन्ह का आपको पता नहीं है। ये चिन्ह नीचे आप यह चिन्ह लगाते हैं, फिर ऊपर की तरफ आप दर्शाते हैं, ऊपर लिखते हैं जाता है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये त्रुटि विराम हो गया। कोई एग्जाम्पल ले लिया आपने, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया, मैं खाना, ठीक है, हूँ, मैं खाना हूँ। अब आपसे क्या छूट गया? आपसे त्रुटि हो गई। मैं खाना खाता हूँ आपको लिखना है, और आपने लिखा मैं खाना हूँ। तो यहाँ पे आप क्या लगाते हैं? बचपन से ही ये हंस पद लगा देते हैं। इस चिन्ह का नाम हंस पद है। फिर ऊपर आप लिखते हैं मैं खाना खाता हूँ। तो यही जो हंस पद है, यही जो हंस पद है, इसी को आप त्रुटि विराम बोलते हैं, और इस चिन्ह का नाम हंस पद चिन्ह कहिए या त्रुटि विराम चिन्ह कहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, समाप्त सूचक चिन्ह की पहचान करें। ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो आपका सही आंसर है, समाप्त सूचक चिन्ह का जो प्रतीक है वह ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका समाप्त सूचक चिन्ह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, जहां योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं पहचानिए। दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ, क्वेश्चन है आपका, जहां योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं उसको पहचानिए। दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हों, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अवयव में, जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए, या कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्हों का प्रयोग। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग हम नहीं करते हैं। बाकी जो आपके ये तीन जो आपके ये ऑप्शन दिए हुए हैं, विकल्प जो दिया हुआ है, इसमें हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कर्मधारय समास में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने ऊपर बताया था योजक चिन्ह जो होता है वो दो शब्दों को जोड़ता है, और जबकि कर्मधारय समास जो होता है वह आपका किससे संबंधित होता है? कर्मधारय समास में आपका जो द्वितीय पद होता है, मतलब उत्तर पद जो होता है वह आपका प्रधान होता है। इसमें आपका उपमान उपमेय होता है, विशेषण विशेष होते हैं। इसमें कोई चीज़ जुड़ने की बात नहीं होती है, इसमें तुलना की जाती है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ मतलब नीला है जो कंठ, तो इसमें क्या हो रहा है? ये चीज़ों को जोड़ा नहीं जा रहा है, चीज़ों को जोड़कर ना, बल्कि इनकी तुलना की जा रही है। यहाँ पे शब्दों को जोड़ा नहीं जा रहा है। नील है जो कंठ, नीला है जो कंठ, मतलब यहाँ कंठ की तुलना नीला से की जा रही है, नीले रंग से की जा रही है। अच्छा बात की जाए किस समास में आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आपने द्वंद्व समास का नाम सुना होगा, उसमें आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे आपने लिखा माता पिता, आपने लिखा माता पिता, तो माता के बाद आप जब पिता लिखते हैं तो बीच में ये चिन्ह लगाते हैं। यही चिन्ह आपका योजक चिन्ह होता है। जब इसको आप तोड़ते हैं तो कैसे तोड़ेंगे? माता और पिता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विवरण चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, कोष्ठक या उपविराम चिन्ह? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी है, कोष्ठक। कोष्ठक का यूज हम करते हैं किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए। हिंदी में वैसे कोष्ठक तो आपको पता ही है, बचपन से आपने पढ़ा होगा, मैथ में भी पढ़ा होगा।
इस प्रकार के कोष्ठक आपके दिए होते हैं। इसको आप छोटा कोष्ठक, इसको बड़ा कोष्ठक और इसको मझला कोष्ठक, बचपन में आपने इसको पढ़ा होगा। लेकिन हिंदी में अक्सर हम इस कोष्ठक का यूज ज़्यादा करते हैं, जिसको आप छोटा कोष्ठक बोलते हैं। जैसे कोई कठिन शब्द आ गया, जैसे आ गया ट्रूटी, जैसे आ गया ट्रूटी। अब इस ट्रूटी क्या है, कठिन शब्द है, बच्चे को नहीं समझ में आएगा, तो आप यहाँ इस कोष्ठक का यूज करके क्या लिखते हैं, ट्रूटी। ट्रूटी मतलब गलती, ठीक है। तो आप इसको स्पष्ट कर देते हैं ताकि अगला बंदा समझ जाए कि यह ट्रूटी का मतलब क्या होता है। इस कठिन शब्द को जो अगला बंदा है वह पढ़कर समझ जाए। अगर जो आपको इसका PDF चाहिए, यह जो मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं और वहाँ जाके आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसी प्रकार का मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लाता रहूँगा जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित हैं।